छात्रों, पिछले वीडियो में आपने यहाँ तक पढ़ा था कि जब राजस्थान में बारिश होती है तो चूँकि वहाँ का इलाका बलुई है, तो जहाँ खड़िया पत्थर नीचे चलती है मरुभूमि के नीचे यानी धरती के नीचे, वहाँ जल्दी पानी भूजल में समाता नहीं है क्योंकि वो खड़िया पत्थर द्वारा रोक लिया जाता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरफ फैल जाता है। अब लेखक ये बता रहे हैं, चूँकि ज़मीन के नीचे वो खड़िया पत्थर है, तो जो वर्षा का पानी गिरता है तो वह खड़िया पत्थर की वजह से नीचे जो भूजल होता है यानी जो खारा पानी होता है धरती के अंदर, उसमें ये वर्षा का मीठा जल जाके मिलने नहीं पाता, इसलिए यह पीने योग्य बना रहता है और खड़िया पत्थरों के पास जा कर के चारों तरफ फैल कर नमी के रूप में वहीं अपना स्थान ले लेता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। अब लेखक ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ये प्रश्न उठा सकते हैं कि इतनी तेज़ गर्मी जहाँ पड़ती है वहाँ ज़मीन के अंदर ये वर्षा का जल कितनी देर तक संचित रह पाएगा, वह तो भाप बनकर उड़ जाएगा। तो लेखक कहते हैं लेकिन प्रकृति ने इसका भी निदान खोजा हुआ है। कैसे वो पानी बना रहता है, भाप बनकर क्यों नहीं उड़ता है? तो देखिए आगे बढ़ते हैं। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। अब देखिए लेखक यहाँ कह रहे हैं कि चूँकि राजस्थान में जो रेत के कण होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो क्या होता है छोटे छोटे होने की वजह से ये आपस में मिल नहीं पाते, एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। क्योंकि बहुत छोटे होते हैं इसलिए एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं और लेखक कहते हैं कि जहाँ लगाव होगा वहीं अलगाव होगा। तो छोटे होने की वजह से मिट्टी के कण आपस में चिपकते नहीं हैं और जब चिपकते नहीं हैं यानी वो अपनी जगह छोड़ते नहीं हैं, और जब जगह छोड़ेंगे नहीं तो स्थान पानी को मिलेगा नहीं निकलने के लिए, तो निकलेगा कैसे? तो लेखक पहले बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ की मिट्टियाँ आपस में चिपकती हैं और वहाँ का वर्षा का पानी वाष्प बन के उड़ सकता है। कहा कि ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जैसे जहाँ दोमट या काली मिट्टी पाई जाती है, जैसे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और बिहार में, तो वहाँ के मिट्टी के कण आपस में चिपकते हैं। चिपकने का मतलब अपना स्थान छोड़ते हैं, और जब स्थान छोड़ेंगे तो दरारें पड़ेंगी, और दरार पड़ेंगी यानी वहाँ सूर्य की रोशनी को जाने का मौका मिल रहा है और अंदर का पानी भाप बन के उड़ सकता है। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वातावरण में लौटने लगती है। देखिए वही बात जो मैंने अभी कही, पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। अब देखिए अभी आपने पढ़ा कि रेत के कण बहुत छोटे होते हैं तो इसलिए आपस में चिपक नहीं पाते, वो अलग अलग ही रह जाते हैं। तो अलग अलग रहने का मतलब अपने स्थान पे बने रहना, और जब अपने स्थान पे बने रहेंगे तो कहीं दरार होगी ही नहीं। जब जगह ही नहीं मिलेगी तो मिट्टी में से जल निकलेगा कैसे, वाष्प बनकर उड़ेगा कैसे? यहाँ परस्पर लगाव नहीं इसलिए अलगाव भी नहीं होता, यानी यहाँ आपस में प्रेम नहीं है इसलिए अलग होने का भी कोई सवाल नहीं है। अलग तो वो होते हैं जिनमें कभी प्रेम बना रहता है। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। अब देखिए वर्षा होने से रेत के कण थोड़े भारी तो हो जाते हैं, लेकिन चूँकि बड़े छोटे होते हैं इसलिए अपनी जगह छोड़ते नहीं हैं, इसलिए वहाँ दरारें भी नहीं पड़ती, जिससे पानी का वाष्प बनकर उड़ जाना ऐसा संभव ही नहीं है। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरह
थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। अब देखिए, नीचे खड़िया पट्टी है, इसलिए पानी जाके भूजल में मिलके खारा नहीं हो सकता है, और ऊपर इसलिए नहीं उड़ सकता है कि रेत के कणों का पहरा है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। अब देखिए, लेखक कह रहे हैं कि जब वह पानी ज़मीन में जाके मिल नहीं पाता, खड़िया पत्थरों के द्वारा रोक लिया जाता है, तो ऐसी ही जगहों पर कुएं खोदी जाती है और फिर जो अंदर नमी रहती है, कुएं खोदने के बाद वह नमी आपस में फिर मिलकर बूंद बूंद पानी बन जाती है, और जिससे लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। यानी वहाँ के रहने वाले लोगों ने इस अमृत को पाने के लिए खूब विचार किया है, सोचा विचारा है। और सोच विचार के क्या किया, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। अब देखिए, लेखक बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने इस पानी को संचित करने के लिए खूब सोचा विचारा है, और अपने अनुभवों को, यानी जो अनुभव हुए हैं उनको कुएं को खोदने और उनसे पानी भरने में, उसका एक पूरा शास्त्र विकसित कर लिया है। और इस शास्त्र के अनुसार ही उन्होंने यहाँ पानी को 3 रूपों में बांटा है। कौन कौन सा पानी है वो? पहला पानी है पालर पानी। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। पहले प्रकार का पानी कौन सा है? वह पानी जो वर्षा के द्वारा सीधे मिलता है। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। यानी वर्षा का पानी जो इकट्ठा किया जाता है तालाबों में या फिर ज़मीन के ऊपर बहता हुआ नदी में जो पानी होता है, ऐसे पानी को क्या कहते हैं? पालर पानी कहा जाता है। यानी जो धरती के ऊपर बहे वह क्या है? पालर पानी है। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है। अब देखिए, पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। यानी कहने का मतलब, पाताल पानी किसे कहते हैं? जो भूजल होता है, जो खारा पानी होता है, जो कुओं से निकलता है, उसे कहते हैं पाताल पानी, जो पीने योग्य नहीं होता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है, जिसका क्या नाम है? रेजाड़ी पानी। यही पानी पीने योग्य होता है। यानी जो ना पाताल में जाके मिला और ना ज़मीन पे है, जो ज़मीन और पाताल दोनों के बीच में है, यानी कहाँ? खड़िया पत्थरों के बीच में फंसा हुआ जो पानी होता है, उसे कहते हैं रेजाड़ी पानी। और यही पानी कुएं के द्वारा लोग निकाल के अपनी प्यास बुझाते हैं। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजाड़ी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। अब देखिए, आमतौर पर जब वर्षा होती है तो उसको इंच या सेंटीमीटर में मापा जाता है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होता। वहाँ वर्षा मापने के लिए रेजा शब्द का प्रयोग होता है, और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को मापता है। अब देखिए, सेंटीमीटर और इंच में जो पानी मापा जाता है वो तो धरातल पर हुई वर्षा के अनुसार मापा जाता है, लेकिन यहाँ धरातल पर हुई वर्षा को नहीं मापा जाता पानी के रूप में, यह धरातल में समाई वर्षा को मापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। यानी इतना वर्षा हो जाए कि 5 अंगुल इतना पानी समा जाए ज़मीन में, तो उसे कहते हैं 5 अंगुल रेजो। यानी 5 अंगुल रेजो वर्षा हुई है, ऐसा माना जाता है।
रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजाड़ी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताल पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताल पानी खारा है तो रेजाड़ी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। अब देखिए, लेखक ये बता रहे हैं कि कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ज़मीन के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है, तो जहाँ जहाँ ज़मीन के नीचे खड़िया पत्थर नहीं होगा वहाँ जब वर्षा होगी तो वह वर्षा का पानी ज़मीन में जाएगा और जाके भूजल में मिल जाएगा। और भूजल में कौन सा पानी होता है? खारा पानी। यानी जहाँ खड़िया पत्थर नहीं होगा वो पानी जाके सीधे खारे पानी में मिल जाएगा और वह भी फिर पीने योग्य नहीं रहेगा। तो ऐसे स्थानों पर कुएं नहीं खोदी जाती, कुएं केवल वहीं खोदी जाती है जहाँ खड़िया पत्थर भूमि के अंदर होता है। इसलिए वह पानी पीने योग्य नहीं रह जाता जो वर्षा का पानी पाताल में जाके भूजल से मिलता है।